सखी श्रोताओं, हिंदी हमारी मातृभूमि भारत की आत्मा है। ये सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि हमारे देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। हिंदी का महत्व ये है कि यह हमारी राजभाषा है। पर श्रोताओं, आज के ग्लोबल युग में अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है और ऐसे में हिंदी भाषा का उपयोग कम होने लगा है। तो आइए श्रोताओं, ऐसे ही कुछ प्रश्नों के समाधान के लिए हमने चर्चा की है डॉक्टर मीना डोनेवाल जी से, जो कि जयवंती हक्सर स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल की हिंदी साहित्य की सेवानिवृत्त प्राध्यापक है। और श्रोताओं, आज हम इनसे बातें करेंगे जनमानस में हिंदी भाषा की लोकप्रियता को बढ़ाने के विषय पर। तो नमस्कार मैडम। नमस्कार, सभी हिंदी भाषी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैडम, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम महिला जगत में। और जैसे कि आप हिंदी साहित्य की प्राध्यापक रह चुकी हो, तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा जो हमारी राजभाषा भी है, तो इसको आम जन तक या उनके बीच हम किस तरह से लोकप्रिय बना सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम ये जी। हिंदी, कोई भी भाषा जितना ज़्यादा उसका प्रयोग किया जाएगा उतनी ही उसका प्रचार होगा। और हिंदी भाषा को यदि हम राजभाषा का दर्जा देते हैं और राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो अधिकतम प्रयोग इसका करने के लिए हमें जनमानस को प्रेरित करना होगा। और जनमानस में इसे लोकप्रिय बनाने के लिए हमारा ये प्रयत्न होना चाहिए कि हम जनता के बीच लोकप्रिय शब्दावली का ज़्यादा प्रयोग करें। यदि हम मानक शब्दावली को अपनाकर जनता तक हिंदी को पहुंचाना चाहेंगे तो एक ये जटिल प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि जिस क्षेत्र विशेष में जनता रहती है वहाँ की क्षेत्रीय शब्दावली बोलचाल के शब्दों को अधिकतम प्रयोग में लाती है। और उन्हीं शब्दों के माध्यम से जब हम बातों को संप्रेषित करने का प्रयास करेंगे तो हिंदी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। और सबसे बड़ी आवश्यकता है प्राथमिक शिक्षा में इसे माध्यम बनाए जाने की, क्योंकि बच्चा जब वर्णमाला सीखता है या शब्द ज्ञान करना चाहता है तो प्राथमिक स्तर पर यदि हिंदी के शब्दों को सीखेगा, जानेगा, हिंदी भाषा से परिचित होगा और अपने आसपास के परिवेश में भी हिंदी शब्दों के बहुतायत से प्रयोग को वो जान पाएगा, तो आगे चल के वो हिंदी का स्वयं ही उपयोग करने लगेगा। आजकल लोगों में अच्छे साहित्य के पठन, पाठन और चिंतन के प्रति रुचि कम होती नजर आ रही है, और तो इसके क्या कारण है और इसकी रुचि बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैडम, जैसा कहा जाता है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो आम जनता में हम देख रहे हैं कि अच्छे साहित्य के पठन पाठन के प्रति अभिरुचि धीरे धीरे कम हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि अच्छा साहित्य कहाँ किसे जाए। जी। ये माना जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो जिस साहित्य में युगानुभूति प्रचुरता से वर्णित होगी, समाज के जितने नज़दीक होगा साहित्य, समाज की भावनाएं, समाज की अनुभूतियों को जितना अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करेगा, वो साहित्य जनता को अपने निकट प्रतीत होगा। और अपनी समस्याओं को जब वो साहित्य में देखेगा तो उसे लगता है कि ये हमारे ही बीच की कथा कहानी है, हमारे ही बीच की कविता है, और उसके प्रति उसमें रुझान पैदा होगा। पर वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि व्यक्ति भागदौड़ में व्यस्त है, कैरियर की आपाधापी में इतना मग्न हो गया है कि उसके पास घंटों बैठकर साहित्य का चिंतन मनन करने का अवकाश नहीं है, समय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे जो अध्ययन की अभिरुचि है वो कम हो रही है। साथ ही जो सोशल मीडिया है
उसमें व्यक्ति अपना ज़्यादा समय दे रहा है। हाँ। और उसे लगता है कि ये 24 घंटे मेरे पास है, मेरे हाथ में है, और इसमें जैसा भी साहित्य उपलब्ध है मैं उसको पढ़ लूँ, उसी के माध्यम से ज्ञानार्जन कर लूँ। पर जो कालजयी साहित्य है, पुस्तकें हैं, महान रचनाकारों की रचनाएं हैं, उनका अध्ययन जब हम करेंगे तो उस युग की भावनाएं, उसकी शब्दावली, रीति रिवाज, परंपराएं सब हमें ज्ञात होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता में उनके प्रति अध्ययन की अभिरुचि हमें पैदा करनी होगी। हाँ, और ये हमें बताना होगा कि कितनी ही व्यस्तता हो, कम से कम हम आधा घंटे का समय किसी श्रेष्ठ पुस्तक को पढ़ने में बिताएं। बिल्कुल। और मैडम, जैसे कि हिंदी साहित्य के व्याकरण अंग की ओर भी भाषा और लेखन में कई त्रुटियां हो रही है, तो इसे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल सही है मैडम। भाषा शिक्षण की जहाँ बात हम करते हैं तो भाषा मुख्यतः संप्रेषण का माध्यम है। जी। हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं, और जब हम विचारों को अभिव्यक्त करते हैं उस समय हम व्याकरण के नियमों का ध्यान नहीं रखते। हाँ हाँ। और ऐसी स्थिति में उच्चारण में, वर्तनी में कई त्रुटियां होती हैं, लेखनी में भी। जैसा हम उच्चरित करेंगे शब्द को वैसा ही हम लिखेंगे उसको। तो सबसे पहली आवश्यकता तो सही उच्चारण की है। जी। तो सही उच्चारण के बाद उस शब्द को हम वैसा लिखेंगे तो हमारी वर्तनी सुधरेगी। और इसमें क्षेत्र विशेष का प्रभाव भी होता है। जी। जैसे हम बैतूल जिले की बात करें तो यहाँ मराठी भाषी अधिक बहुतायत से हैं। यानी कि हमारी मातृभाषा जो होती है, जो हम आम बोलचाल में उपयोग करते हैं, तो उसका भी उल्लेख उसी भाषा के अंदर लिखने में आ जाता है कभी कभी। हाँ, हमारे उच्चारण में वो पुट आ जाता है। जी। और उच्चारण में आएगा तो लिखने में भी हम उसी तरह का प्रयोग करेंगे। जी। तो सबसे पहले तो हम जिस क्षेत्र विशेष में हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वहाँ की क्षेत्रीय पृष्ठभूमि को जानना हमें आवश्यक है। जी। कि किन मात्राओं में ज़्यादा त्रुटि होती है, कहाँ लिखने में लापरवाही बढ़ती जाती है। जी। तो उनकी तरफ जब हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमें उसमें सुधार दिखाई देगा। प्राय आपने देखा होगा कि शाह का उच्चारण लोग गलत करते हैं। हाँ जी। जहाँ शकर का शाह बोलना है वहाँ सड़क का बोलते हैं। जी, जी। जहाँ सड़क का शाह है वहाँ शाह बोलते हैं, तो वो उसमें बहुत प्रभावहीन हो जाता है उसमें वक्तव्य। जी। तो ऐसी स्थिति में हमें व्याकरण की नियमावली के अनुरूप आम जन को बताना आवश्यक है कि अपने क्षेत्रीय प्रभाव को छोड़कर भाषा की शुद्धता पर ध्यान दें। जी जी। मैडम, जैसे कि भाषा, साहित्य, अनुवाद, जीवनी और कहानी, इनका पठन और पाठन के लिए अच्छे साहित्य का होना बहुत ज़रूरी है, तो हम इसे कैसे जान सकते हैं? मैडम, ये बात बहुत आवश्यक है कि जब हम भाषा को सीख रहे हैं या हिंदी भाषा को सीखने की अभिरुचि जिनमें पैदा हुई है वे हिंदी साहित्य को भी जाने। जी। और हिंदी साहित्य बहुआयामी है। जीवनी लिखी गई हैं, श्रेष्ठतम महाकाव्य लिखे गए हैं, उपन्यास लिखे गए हैं, नाटक लिखे गए हैं। तो जो कालजयी रचनाएं हैं, जो हिंदी साहित्य की युगांतरकारी रचनाएं हैं, उनका बोध होना बहुत आवश्यक है। हम हिंदी की अभिरुचि के लिए उन श्रेष्ठ साहित्यों का अध्ययन जब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक रचनाकार की दृष्टि कितनी दूर तक देखती है। वो एक युग के पार तक देखती है। जैसे मान लो दिनकर ने कहा है कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सब कुछ उसने अपने भुजबल से पाया है। तो परिश्रम की जो बात है वो एक युग विशेष, एक समय विशेष की नहीं है, बल्कि कई युगों तक वो बात लागू होगी। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद ने अपनी कामायनी में लिखा है, और क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। तो आज जब हम विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं तो प्रसाद ने तो बहुत पहले पूरी मानव जाति के कल्याण की बात कही है। उन्होंने, यद्यपि वो भारतीय थे, हिंदी साहित्य के लेखक थे, पर कहीं भी केवल भारतवासी का उत्थान हो, उनका उन्नयन हो, ऐसा नहीं लिखा। पूरे विश्व की मानव जाति के लिए उन्होंने कल्याण की बात कही है। तो इसी प्रकार जितनी जीवनियाँ लिखी गई हैं, नाटक श्रेष्ठतम लिखे गए हैं, उनको पढ़ना हिंदी भाषी के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे एक उसने कहा था कहानी है,
वर्षों पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसे लिखा, पर इतनी सामयिक है कि एक छोटी सी कहानी में उसने उस युग की पूरी भावनाओं को प्रेषित कर दिया है। तो ये श्रेष्ठ साहित्य, चाहे वो हिंदी साहित्य की कोई भी विधा हो, उनको पढ़ना हिंदी भाषा जानने वाले के लिए आवश्यक है। जी मैडम, और जैसे कि आपने साहित्य की बात की, तो साहित्य तो अक्सर पुस्तकालयों में भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन आज हम बात करें पुस्तकालयों की तो बहुत कम इसमें पाठक दिखाई देते हैं, और अब तो ई लाइब्रेरी भी उपलब्ध होने लगी है और किताबें भी डिजिटल फॉर्मेट में डाउनलोड की जाने लगी है। तो क्या ये पठन हेतु सहज होती है? मैडम, संचार क्रांति ने भाषा के स्वरूप को बदला है, इसे हम स्वीकार करते हैं। और जो पहले अध्ययन सामग्री पुस्तकालयों में उपलब्ध होती थी, व्यक्ति रुचि से जाते थे, पुस्तकें इशू कराते थे और साहित्य को पढ़ने की एक भावना उनमें रहती थी। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ इस भावनाओं को भी ठेस लगी है। और पुस्तकालयों में छात्र संख्या कम दिखाई दे रही है। हम लोग जैसे खुद ही विद्यार्थियों को प्रेरित करते थे कि आपको जाके पुस्तकालय में संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, पर उन्हें लगता है कि मोबाइल में सब कुछ उपलब्ध है, तो हमें जाने की क्या आवश्यकता है। पर फिर भी मैं ये मानती हूँ कि पुस्तकों से पढ़ने के बाद हमें ज़्यादा लगाव होता है, आत्मीयता होती है, हम रचनाकार की भावनाओं को ज़्यादा समझ पाते हैं। क्योंकि भले ही डिजिटल फॉर्मेट में हमें साहित्य उपलब्ध है, पर वो उतनी आसानी से आत्मसात नहीं हो पाता। उनकी भावनाएं उतनी अच्छे से हम संप्रेषित नहीं होते। और जब पुस्तक हाथ में है, लेखक के शब्द पढ़ रहे हैं, हम उनकी वाक्य संरचना पढ़ रहे हैं, पात्रों के संवाद जैसे हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, हम उनमें डूब जाते हैं। जैसे प्रेमचंद का लिखा हुआ गोदान उपन्यास देखो, जब हम उपन्यास हाथ में लेकर पढ़ते हैं तो जैसा लगता है कि कृषक जीवन पूरा जीवंत हो उठा है हमारे सामने। उसकी हर समस्या, उसकी विवशता, उसकी परेशानी, उसकी दीनता, हीनता सब हमारे आंखों के सामने आ जाती है। और ये भावना हम जब डिजिटल फॉर्म में पढ़ते हैं तो वो उपस्थित नहीं हो पाती। और मैंने देखा है कि भले ही हम मोबाइल चलाएं या अन्य किसी माध्यम से साहित्य पढ़ें तो बहुत ज़्यादा स्मृति पे कायम नहीं हो पाता, स्थायी रूप से विद्यमान नहीं होता। जबकि कई बार पुस्तक के शब्द हूबहू हमारी आंखों के सामने तैरने लगते हैं। यह स्थिति होती कई बार परीक्षाओं में, आपने अनुभव किया होगा कि विद्यार्थी जो पुस्तकों से पढ़ता है और उसने याद किया है, तो परीक्षा देते समय पूरी पुस्तक या लिखा हुआ चीज उसकी आंखों के सामने अपने आप आ जाती है। डिजिटल में हम क्या कर रहे हैं, उंगली चलाते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरी चीज आ रही है, तो कोई भी चीज हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से विद्यमान नहीं हो पाती। इसके लिए हमें किताबों की ओर बढ़ना होगा। यद्यपि हम मान रहे हैं कि आज की आपाधापी के बीच में डिजिटल फॉर्म भी व्यक्ति को सुलभ प्रतीत हो रहा है। फिर भी जो स्थायी साहित्य है, जो कालजयी साहित्य है, उसके लिए हमें पुस्तकों को पढ़ना अनिवार्य है। जी, बिल्कुल सही बात कही मैडम आपने। और ऐसे ही मैडम, नाटकों और काव्य कविता से भी भाषा सुगढ़ होती है, तो कुछ ऐसे साहित्य की ओर आप प्रकाश डालिए। देखिए, नाटक दृश्य काव्य की विधा है और उसका मंचन किया जाता है। तो जब हम प्रेक्षागृह में बैठे हुए अभिनय करते हुए उस नाटक को देखते हैं तो वो सीधा हमारे हृदय पर असर करती है। बिल्कुल। हमने पुस्तक में उसी नाटक को पढ़ा है, पर जब रंगमंच पर मंचित होते हुए कलाकारों को उसका अभिनय करते हुए देखते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए लाभदायक होता है या हमारी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। जैसे काव्य नाटक आजकल बहुत चल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो संवाद है वो पद्यमय होते हैं, कवितामय होते हैं, और बहुत छोटे छोटे संवादों के माध्यम से रचनाकार अपनी किसी संदेश को प्रेषित करता है। वो समाज को एक संदेश देने की कोशिश करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें धर्मवीर भारती का लिखा हुआ अंधा युग, यद्यपि वो पौराणिक पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ काव्य नाटक है और उसमें महाभारत के पश्चात जो विध्वंस हुआ है उसका जिक्र है, पर उस नाटक के माध्यम से रचनाकार पूरे विश्व को तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका से परिचित कराना चाहता है।
और ये बताना चाहता कि यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो पूरी मानव जाति विनाश की कगार पर पहुंच जाएगी। तो इसका जब हम मंचन देखेंगे तो वो सीधे हमारे हृदय पर असर करेगा। पात्र जब उसमें डूबकर हमारे सामने कोई संदेश प्रेषित करता है तो वो देर तक असरकारक होता है। बिल्कुल, वो छवि हमारे सामने नजर आते रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और चलते चलते मैडम, बस हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी है, शोधार्थी है, उनके लिए क्या संभावना है? आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत उज्जवल है, निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, और हम देख रहे हैं कि केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व में आज हिंदी भाषी लोग उपलब्ध हैं और हिंदी अध्ययन अध्यापन के लिए अभिरुचि दिखाई दे रही है। जो हिंदी के शोधार्थी हैं उनको हमें इस क्षेत्र में देखना होगा कि कैरियर की जो संभावना है उनसे उनको परिचित कराना बहुत जरूरी है। और हिंदी में संलग्न व्यक्तियों को यदि हम प्रोत्साहन दें, उनको सम्मानित किया जाए तो निरंतर हिंदी के प्रति उनका लगाव, उनका रुझान बढ़ेगा और विद्यार्थी नए नए शोधकारों में संलग्न होंगे और व्यक्ति प्रोत्साहन पाकर हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देने में संलग्न होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही मैडम आपने, और इतनी अच्छी जानकारी दी और आपने इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार मैडम। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।